अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हिजबुल्लाह ने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी शहीद हो गई हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कर्की भी शहीद हो गए हैं। इसराइल हिजबुल्लाह जंग के मैदान से अहम खबर। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद कर दिए गए। उनकी पार्टी ने तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह को गुज़श्ता रोज के हमले में निशाना बनाया गया। उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी शहीद हो गई। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कर्की भी शहीद हुए। शाम और लेबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर अब्बास नेलोफोरोशन भी शहीद हो गए। इसराइल ने गुज़श्ता रोज बैरूत में बंकर बस्टर मिसाइल हमला किया। हिजबुल्लाह के जिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वो रिहायशी इमारतों के नीचे था। हसन नसरुल्लाह बैरूत में 6 इमारतों के नीचे बंकर में मौजूद थे। इसराइली फौज के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी तवील अरसे से जारी थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक दहिया में हमलों और बंकर बस्टर मिसाइल हमलों में 300 लोग शहीद हुए। मुज़ाहमत की अजीम अलामत हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह इजरायली हमले में शहीद हो गए। हसन नसरुल्लाह की ज़िंदगी और तहरीक पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रात होने वाले अटैक में हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं और इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। हिजबुल्लाह की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है कि हसन नसरुल्लाह इस अटैक में शहीद हो गए हैं। उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी शहीद हो गई हैं। शेख हसन नसरुल्लाह लबनान की तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह और अहम तरीन रहनुमा, इसराइल के खिलाफ मुसलसल मज़ाहमत की अजीम अलामत। सैयद हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरक़ी बैरूत के इलाके बुर्ज हमूद में पैदा हुए। तालीम लबनान और इराक के मदारिस में पाई। 80 की दहाई में हसन नसरुल्लाह लबनानी सियासत में पूरी तरह सरगर्म हुए। 1982 में लबनान में इसराइली दरअंदाजी के बाद हालात बदले तो हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह नामी तंजीम में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद जनूबी लबनान की वादी बका में इसराइली जारहियत के खिलाफ मज़ाहमत करना था। 1992 में इसराइलियों के हाथों हिजबुल्लाह के रहनुमा अब्बास मूसवी की शहादत के बाद हसन नसरुल्लाह को तंजीम का नया लीडर मुंतखब कर लिया गया। उस वक्त उनकी उम्र 32 बरस थी। हसन की क़यादत में हिजबुल्लाह इसराइल की एक अहम मुखालिफ के तौर पर उभरी। उन्होंने इसराइली फौज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंगी पॉलिसी अपनाई। उनकी ये मज़ाहमती तहरीक 2000 में 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली फौज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया। इस मुआहिदे को अरब दुनिया में हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की फतह के तौर पर देखा गया। इसराइल का हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने कहा है कि लबनान में बेगुनाह लोगों के कत्ल ने एक बार फिर सहूनी हुकूमत की दरिंदगी को सबके सामने ज़ाहिर कर दिया है। गासिब हुकूमत के लीडर की अहमकाना पॉलिसी साबित कर रही है। उन्होंने कहा कि सहूनी दहशतगर्द गिरोह ने गज़ा में अपनी 1 साला मुजरिमाना जंग से सबक नहीं सीखा। वो ये समझते हैं नाकाम रहने के ख़वातीन, बच्चों और आम शहरियों का कत्ल हमारी जद्दोजहद ख़त्म नहीं कर सकता। अब वो लबनान में भी वही अहमकाना पॉलिसी आजमा रहे हैं। इसराइल को मालूम होना चाहिए कि वो लबनान में हिजबुल्लाह को नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत छोटे हैं। खित्ते की तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ हैं और उसकी हिमायत करती हैं। लबनान पर हमला। ईरान ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अली लारजानी ने कहा है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर क्रॉस की है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हिजबुल्लाह के पास बहुत से कमांडर्स और रहनुमा मौजूद हैं। मुतबादल क़यादत तहरीक चलाने के लिए तैयार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि इसराइल ने बैरूत हमले में अमरीकी साख्ता बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया है। इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग की जानिब धकेल रहा है और सलामती कौंसिल खामोश है। अमरीका इसराइल के मज़ालिम में बड़ा शरीक है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि सलामती कौंसिल को इसराइल के ज़ालिमाना मंसूबे को रोकने के लिए मौसर कार्रवाई करनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सैयद हसन नसरुल्लाह का अजीम सफ़र जारी रहेगा और बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने का उनका मकसद हमेशा हासिल करने के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी।
हमास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अफसोस का इज़हार। हमास का कहना है कि उनकी शहादत से हिजबुल्लाह को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। फ़लस्तीन और लबनान में जारी इसराइली हमलों के खिलाफ हिजबुल्लाह की मुज़ामत के अज़म में इजाफा होगा। हिजबुल्लाह शहादा के नक्शे कदम पर चलते हुए सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ भरपूर क़ुव्वत के साथ मुज़ाहमत करेगी। इराक़ी रहनुमा मुक़्तदर अल-सदर ने भी हिजबुल्लाह के सरबराह की शहादत पर गहरे रंज का इजहार किया। हिजबुल्लाह के लबनानी चैनल अल-मिनार ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने सीनियर रहनुमा नईम कासिम को नया सरबराह चुन लिया है। जनरल सेक्रेटरी फ़लस्तीन फाउंडेशन साबिर अबू मरियम का कहना है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती। हमास और हिजबुल्लाह फ़लस्तीनियों का दिफा कर रहे हैं, मज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी। इसराइल की भूल है कि शहादत से फ़लस्तीन की हिमायत रुक जाएगी। हसन नसरुल्लाह की शहादत अफसोसनाक है, खबर सुनकर दिल रंजीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इजहार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि खुदा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ाहमत जारी रहेगी। इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग में गज़ा जितना इससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने खौफनाक बयान दे दिया। CNN को इंटरव्यू में लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया है कि इस जंग के नताइज इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों के लिए हौलनाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मसले का सिफारती हल चाहता है। अगर ये जंग फैली तो खित्ते को लपेट में ले सकती है। गजा पर इसराइल के हमलों में मज़ीद 20 अफराद शहीद हो गए हैं। ताज़ा हमले में इसराइल ने मगरबी गजा की मसरूफ शाहरा को निशाना बनाया। महल्ला जैतून पर टैंक से गोले फायर किए गए। जनूबी शहर रफा में इमदादी टीमों ने 3 फ़लस्तीनियों की लाशें मलबे तले से निकाल ली हैं और महल्ला नासिर में एक रिहायश घर भी तबाह हो गया जिसमें 4 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में एक मकान के मलबे से 7 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। इसराइल के मगरबी किनारे में छापों में कई फ़लस्तीनी हिरासत भी ले लिए गए। गजा में इसराइली हमलों में अब तक शहादतों की कुल तादाद 41,534 हो गई है। पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। बिजली के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के मंसूबों पर काम हो रहा है। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवेस लगारी का तकरीब से खिताब कहा कि महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादल तवानाई ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। तवानाई के शो में इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। टैरिफ को यकसा बनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। बिजली तकसीम कार कंपनियों में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान को कर्ज तो दे दिया है लेकिन कड़ी शराइत भी रख दी हैं। कहा कि पाकिस्तान को माहौलियात, करप्शन, इस्लाहात जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में सरकारी इदारों में करप्शन ख़त्म करना होगी। कारोबार करने के लिए मसावी मौक़े देना होंगे। कर्जा ऐसे ही नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करनी होगी। IMF की शराइत पर अमल करना होगा। IMF ने कड़ी शराइत पेश कर दी। सबसे पहला मुतालबा, पाकिस्तान को टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम अपनाना होगा। पाकिस्तान को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखना होगा। पाकिस्तान सरकारी इदारों के नुकसानात को रोके, सरकारी महकमों की गवर्नेंस बेहतर बनाए। IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल सख्ती से जारी रखा जाए। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। पाकिस्तान तवानाई की कीमतों से मुतालिक एडजस्टमेंट बर वक्त करे। पाकिस्तान महसूलात बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखे। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। मुआशी अशारिये बेहतर होने लगे। साल 2023 से लेकर साल 2024 के सितंबर तक तरसीलात ज़र, दरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। मूडीज रेटिंग में पाकिस्तान का ग्राफ बेहतर हुआ। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। हुकूमत के फैसले, पाकिस्तान ट्रैक पर चलने लगा। मईशत का पहिया रफ्तार पकड़ने लगा। ग्रोथ रेट 2.38% हो गई। ट्रेड डेफिसिट 27.47 बिलियन डॉलर से कम होकर $24.09 पर आ गया। जून में करंट अकाउंट खसारा 2.55 बिलियन डॉलर था जो घटकर 0.68% तक रह गया। जून में बरामदात 27.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर सितंबर में 30.6 बिलियन तक पहुंच गईं। ज़राई बरामदात 4.7 बिलियन से बढ़कर 7.1 बिलियन पर पहुंच गईं। IT बरामदात 2.6 बिलियन से बढ़कर 3.2 बिलियन तक पहुंच गईं।
बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.63 बिलियन से बढ़कर 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। महंगाई की शरह 38% थी, जो सितंबर में 9.6% पर आ गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ। जून में 333 पर रहने वाला डॉलर 278 रुपये पर आ गया। ज़रा मुबादला के ज़खायर 4.4 बिलियन से बढ़कर 9.46 बिलियन पर पहुंच गए। जून में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 47,000 पॉइंट की सतह पर थी, जो की सतह अबूर कर गई। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी। टैक्स वसूली 60 ट्रिलियन से बढ़कर 9.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत दे दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। दौरे कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात में कौन से मामलात ज़ेर बहस आए, क्या क्या बातें हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी का मिशन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची, ताजिर बरादरी से अहम मुलाकात, एतमाद में ले लिया, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी, SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ताजिरों को कहा, मैं 1 साल पहले आपसे मुखातिब था और कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। ताजिर बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियाँ मुमकिन न थीं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि फ़ौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ। मुनीर का कहना था कि मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। उनका कहना था बरादर दोस्त ममालिक बिलखुसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ ने कहा गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रवां कारोबारी हफ्ते की तफसीलात सामने आ गई हैं, जहां IMF पैकेज मंजूरी के बावजूद मार्केट में मनफी रुझान गालिब रहा। रवां हफ्ते KSE 100 इंडेक्स में 782 पॉइंट्स की वाज़ेह कमी देखने में आई है। IMF मुआहदे के बावजूद सरमायाकारों का मिला जुला रुझान, मार्केट कभी मुस्बत और कभी मनफी रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में एक हफ्ते में 782 पॉइंट्स कमी हुई। 100 इंडेक्स रवां हफ्ते 1.3% कमी से 81,292 पर बंद हुआ। हिस्सेस मार्केट में 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 82,905 और कम तरीन सतह 81,107 रही। रवां हफ्ते के दौरान 1 अरब 95 करोड़ शेयर्स के सौदे और 84.69 अरब रुपए मालियत का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 70 अरब से कम होकर 1,653 अरब हो गई। और अभी आपको बताएं कि बरतानिया के 19 रेलवे स्टेशन पर साइबर हमले के दौरान इस्लाम मुखालिफ आवाज़ शेयर किया गया। हमले के दौरान ट्रेनों की आमदोरफ्त में तातुल रहा, जबकि लंदन, ह्यूस्टन, मैनचेस्टर, पिकाडली, लिवरपूल, लाइम स्ट्रीट, बर्मिंघम, न्यू स्ट्रीट, एडनबरा और ग्लासगो सेंट्रल के स्टेशन के वाईफाई सिस्टम मुतासर हुए। बरतानवी पुलिस के मुताबिक हमले के जरिए इस्लाम मुखालिफ आवाज़ शेयर करने वाले मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरतानिया की पहली मुस्लिम कैबिनेट वजीर सईदा वारसी ने बतौर एहतजाजी कंजर्वेटिव पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। सईदा वारसी ने कंजर्वेटिव पार्टी पर मुनाफकत और दाएं बाजू की सियासत का इल्ज़ाम लगा दिया है और सईदा वारसी जबकि डेविड कैमरॉन की वज़ारत उज़्मा के दौरान पार्टी की चेयरपर्सन के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे चुकी हैं। और अभी जानिए, दुनिया भर में आज खबर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका थीम सच्चाई का इंतखाब करे है। ये दिन मनाने का मकसद मुअतबर और सच्ची सहाफत की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना है। सच्चाई फैलाने का मिशन। आज दुनिया भर में खबर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन का थीम सच्चाई का इंतखाब करें रखा गया है। खबरों का आलमी दिन मनाने का मकसद मुअतबर और सच्ची सहाफत की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19A हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक देता है। हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो मालूमात हासिल करे और दूसरों को आगाही फराहम करे। हालिया बरसों में सोशल मीडिया पर जाली खबरों की भरमार ने मुस्तनद खबरें फराहम करने वाले सहाफियों और नशरियाती इदारों की अहमियत को बढ़ा दिया है। बोल न्यूज़ इस मिशन में पेश है। बोल न्यूज़ ने हमेशा अपने नाज़रीन तक सच्ची खबरें पहुँचाई। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आप बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन PCB ने कहा है कि टूर्नामेंट में बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतज़ामात खूब से खूब तर होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल किया जाए।
PCB की पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए जेसन गिल्स्पी ने मुनज़्ज़म क्रिकेट को कामयाबी की कुंजी करार दे दिया। इंग्लैंड से होम सीरीज़ के हवाले से बहुत पुरजोश हैं, मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस देनी होगी, प्लान के मुताबिक खेले तो नताइज हमारे हक में होंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को बेंच पर बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है तो ये खिलाड़ी वहाँ जाकर खेलें। पहले साउथ शकील का रिकॉर्ड 5-5 किया, फिर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड बराबर किया और फिर बन गए सुपरस्टार। श्रीलंका के कमांडो मेंडिस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कई रिकॉर्ड बनाए। श्रीलंका को डॉन ब्रैडमैन मिल गया। कमांडो मेंडिस की 8वीं टेस्ट में 8 बार निफ सेंचुरी बनाई। क्या हो सफ़ेद पर सुनहरी या सुरमई रंग का तड़का, मामूली कपड़े को ख़ास बनाना कदीम आर्ट दौर जदीद में भी जारी है। मिलवाते हैं आपको ऐसे ही फनकार से जिसने मादूम होते फ़न को ज़िंदा कर रखा है। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखिए। मोम का कमाल महारत से इस्तेमाल, कपड़ा स्याह हो या सफेद, उसे दिलकश बनाना कोई रियाज अहमद से सीखे। चरिंद हो या परिंद या बेल बूटे दिल मोह लेते हैं। 600 साल कदीम फन वैक्स आर्ट कहलाता है। 70 साल शख्स जद्दी पुश्ती फनकार है। कई शाहकार बनाने पर उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। 73 बरस से ज़्यादा हो गया हूँ तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं रही, तो हुकूमत से मेरी ये अपील है कि इसका वर्कशॉप की जाए ताकि बच्चे बच्चियां इसको सीखें और इस काम को आगे बढ़ाएं। और ये हमारे मुल्क का बहुत पुराना 600 साल से भी ज़्यादा पुराना काम है, ये ज़िंदा रहे। ताहम उम्र के इस हिस्से में रियाज हुकूमती सरपरस्ती चाहते हैं ताकि वैक्स आर्ट की तरवीज मुमकिन हो। सदियों पुराना वैक्स पेंटिंग का ये फ़न मादूम होता जा रहा है, जो हुकूमती तवज्जो का मुस्तहिक है। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। और कोनिया में सजा खूबसूरत सूफियाना म्यूजिक फेस्टिवल, जहां मैसूर कुन धुनों ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी गुलकार सनम मारवी की खूबसूरत आवाज़ में पेश किए गए आरफाना कलाम ने समा बांध दिया। कोनिया का खूबसूरत मंच और रक़्स दरवेश, जहां तसव्वुफ और रूहानी रंगों ने समा बांध। तुर्की के तारीखी शहर कोनिया में सजे रंगारंग सूफी फेस्टिवल में दुनिया भर से आए फनकारों ने हिस्सा लिया। मशहूर कुन धुनों पर परफॉर्मेंस देते हुए फनकारों ने सूफियाना मौसीकी से हाज़रीन के दिल जीते। पाकिस्तानी सूफी गुलकारा सनम मारवी ने भी रिवायती सूफी कवालियों और असरी तशरीहात का इम्तिजाज पेश किया। तकरीब में मौजूद पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका सकाफती तकरीबात का इनेकाद खुशाइंद है। हर साल तुर्की में मुनक्कद होने वाला सूफियाना म्यूजिक फेस्टिवल मौसीकी के जरिए सकाफती तबादले और अफहाम और तफहीम को फ़रोग़ देने के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।